फिर से समझा रहा हूँ मैं, कल वाला टॉपिक है। आप कल कुछ बच्चे नहीं आए थे, अंकित नहीं आया था, संदीप नहीं आया था, तो उसकी वजह से मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इस टीएडी एक हम लोगों ने एक प्लांट देखा। उस प्लांट के अंदर एक बैक्टीरिया लगता है, और बैक्टीरिया उसको क्या करता है, ट्यूबर कोज करता है। उस बैक्टीरिया का नाम है यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेनिफेरस। तो उसको उसे समझो कि ये एक प्लांट है, और इस प्लांट में क्या हो रहा है, एक बैक्टीरिया लग रहा है। उस बैक्टीरिया के लगने की वजह से क्या होता है कि इस प्लांट का नुकसान होता है। अब कैसे नुकसान होता है, ये बैक्टीरिया रहा हमारा जिसका नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेनिफेरस। और ये बैक्टीरिया इस प्लांट में जब लगता है, तो जब ये इसके साथ में कुछ भी एक्स वाई जेड एक्टिविटी करेगा, या इसको खाएगा पिएगा जो भी करेगा, उस टाइम पे क्या करता है, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेनिफेरस बैक्टीरिया है ना, ये इसमें से पैथोजन का काम करता है। तो ये इसका डीएनए इसके अंदर क्या कर देता है, इंसर्ट कर देता है। तो जैसे ही इसका डीएनए इंसर्ट करता है उसके अंदर, किसके अंदर, प्लांट के अंदर, तो इसका डीएनए भाई साहब क्या करता है, ट्यूमर कोज कर देता है। उसके अंदर से कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं, जो वस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम, वहां पे जाके गठान बना लेते हैं। ट्यूमर का मतलब क्या होता है, गठान ही होता है ना। तो उससे क्या होता है कि प्लांट का जो सप्लाई होती है, वो सप्लाई क्या हो जाती है, रुक जाएगी। अगर किसी भी प्लांट का वस्कुलर बंडल को काट दिया जाए, जाइलम फ्लोएम को काट दिया जाए, तो जाइलम क्या करता है, नीचे से वाटर एंड मिनरल्स का सप्लाई करता है अपर अपर साइड में। और अपर की साइड में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, जिससे क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन। तो फ्लोएम क्या करते हैं यहाँ पे, उस फूड को पूरे प्लांट के अंदर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर ये ट्रांसलोकेलाइजेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन स्टॉप हो जाएगा, तो आपका प्लांट जीवित जीवित कैसे रहेगा भाई साहब। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो इन दैट केस प्लांट हमारा मर रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, अब प्लांट का डीएनए निकाल के उसके अंदर को रेजिस्टेंट जीन डालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो हम लोगों ने एक काम किया, उस बैक्टीरिया को पकड़ा। कौन से बैक्टीरिया को पकड़ा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेनिफेरस। और उस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेनिफेरस को पकड़ने के बाद में उसका प्लाज्मिड निकाला, या उसका डीएनए निकाला। उस डीएनए को निकाल के उसके अंदर हम जो भी एक्स वाई जेड दूसरा डीएनए क्या करना चाहते थे, ऐड करना चाहते थे। सुनना भाई, वो टीआई जीन उसके अंदर था, ट्यूमर इन क्या था नाम, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, है ना। वो बैक्टीरिया क्या कर रहा था, ट्यूमर कोज कर रहा था। तो उसके डीएनए में कोई ना कोई डिफेक्टेड केमिकल्स होगा, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, ट्यूमर कोज कर रहा है। तो व्हाट हैपन इन दैट केस हम लोग उस ट्यूमर जा रहा हूं मैं, कॉजिंग जीन को इनएक्टिव कर देंगे, और वहां पे उसके प्लेस पे कोई दूसरा यूजफुल जीन हम लोग उसके अंदर लगा देंगे। और फिर उस बैक्टीरिया को बोलेंगे अब तू जा, घुस जा इसके अंदर। तो बैक्टीरिया उसके पास जाएगा, क्योंकि वो तो उसका पैथोजन है। अब वो पैथोजन है, तो वो बैक्टीरिया उस प्लांट को क्या करने की कोशिश करेगा, डिजीज मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। बट व्हाट एक्चुअली हैपन, वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, पर उसको ये तो नहीं पता कि मेरी बॉडी के अंदर क्या है। उस बैक्टीरिया को तो ऐसे लग रहा है कि मैं इसमें ट्यूबर काज करूंगा, तो वो उसमें ऐसे पैथोजन की तरह काम करता है। अब हमने क्या किया, उस बैक्टीरिया को निकाल के उसका जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है उसको बाहर रख दिया है, और उसके अंदर क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट जीन हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। तो जब उस प्लांट के अंदर वो बैक्टीरिया जाएगा, तो उस प्लांट को ये फायदा होगा कि वो प्लांट क्या हो जाएगा, डिजीज रेजिस्टेंस हो जाएगा। डिजीज रेजिस्टेंस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि उसको भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होगी। समझ में आ गया। अपन 2-3 दिन पहले साइबर्ग की बातें कर रहे थे। तो साइबर्ग होमोसेपियंस को कैसे हराएगा, उसका रीजन यही है, क्योंकि साइबर्ग कभी बीमार नहीं पड़ेगा। साइबर को एचआईवी नहीं होगा, साइबर को टीबी नहीं होगा, साइबर का बीपीआई नहीं होगा, साइबर का हेडेक नहीं होगा, साइबर को माइग्रेन नहीं होगा, साइबर जो होगा वो साइको नहीं होगा, पागल नहीं होगा। इज दैट क्लियर। दैट्स वाई वो अपने को हरा देगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यही किया, वो जो ट्यूमर में कॉजिंग बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया को निकाल के उसके अंदर अच्छी चीज डाल दी और प्लांट में डाल दिया। अब जैसे उसको डाला, वो अपना काम कर रहा है। दैट्स इट, इतना हो गया। अब आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ना जा रहे हैं, वो अब पढ़ेंगे। दैट इज कंपटेंट होस्ट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। होस्ट मतलब क्या, इस मीटिंग को होस्ट कौन कर रहा है, दुर्गालाल मेघवंशी। इट मीन्स आप सबको क्या, किसने बुलाया, मैंने बुलाया, ठीक है। हाँ, साइबर को हैक कर सकते हैं, इट्स ओके लेकिन मैं अभी यहाँ पे ह्यूमन डिजीज की बातें कर रहा हूँ, तो उसको कोई डिजीज वगैरह नहीं होगी। इट्स ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो प्लाज्मिड हमारे द्वारा प्रिपेयर किया गया है, उस प्लाज्मिड को क्या करेंगे, हम लोग एक होस्ट के अंदर डालेंगे।
ताकि वो प्लाज्मिड अपने आप को क्या कर सके, रिप्लिकेट कर सके, और वो रिप्लिकेट करेगा तो हमारा डिजायर्ड जीन उसके अंदर जाएगा और वो अपना इफेक्ट क्या कर पाएगा, शो कर पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे होस्ट यहाँ पे लेते हैं, और आपको पता ही है सबसे मोस्ट कॉमन होस्ट कौन है हमारा, यहाँ पे बैक्टीरिया है जिसका नाम है एस्केरियस कोलाई। एस्केरियस कोलाई इज द मोस्ट कॉमन होस्ट, है ना। अब एनसीईआरटी क्या कर रही है, चलो भाई एनसीईआरटी के बाद बात करते हैं। सिंस डीएनए इज हाइड्रोफिलिक, हाँ, DNA is a hydrophilic molecules. It cannot pass through cell membrane. अब अभी एक क्वेश्चन आपको करना चाहिए था लेकिन आप करते नहीं हो, कोई बात नहीं, पर मैं बैठा इसीलिए हूं। हम लोग प्लांट के अंदर सीधा कोई भी डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्यों नहीं डाल सकते? तो उसका रीजन यहाँ पे इसने सबसे पहले दिया है कि जो डीएनए होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। डीएनए इज a हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक कितने लोग जानते हैं इस क्लास में बैठे हुए? हाथ खड़े करो, या तो हाथ खड़े करो या फिर आप एक्सप्लेन करो। सर क्या एक बार और फिर बोलो। अंकित तेरे को नहीं पता पता है ना, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्या होता है? ये पहले चैप्टर के एग्जाम्पल है सर, पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन में हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक कहां से आ गया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। सर ये प्लांट होता है ना। अरे मैं हाइड्रिला की बात नहीं कर रहा हूं, सुन मेरी बात को सुन, मैं बोल रहा हूं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक समझता हूँ सर। क्या होता है? सर जिसपे वो गीला नहीं होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हम्म। है ना। तू बता संदीप, तू बता क्या बता रहा है? मैसेज मत करना, बोल देना। मैसेज करने के लिए मना कर रहा है और तू मैसेज ही डाले जा रहा है, चल ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक में एक डिफरेंस होता है, वो ये डिफरेंस होता है कि जो हाइड्रोफोबिक चीजें होती है वो पानी के साथ में डिजोल्व नहीं होती है। या फिर क्या मतलब हो जाता है, पानी के साथ में डिजोल्व नहीं होती है, मतलब सीधी सी अपन बात बोले कि जो जिनको पानी से डर लगता है ना। इसकी लैंग्वेज में इसने जो बताया हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से गिला नहीं होता है। ठीक है, ये भी बात सही है, जिसके अंदर पानी नहीं घुस पाता उसको हम लोग हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। और हाइड्रोफिलिंग का मतलब होता है हाइड्रोजन लविंग, जो पानी के साथ में क्या हो जाता है, इजिली डिजोल्व हो जाता है। तो डीएनए क्या है, हाइड्रोफिलिक है, तो प्लांट के अंदर क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, तो उसमें के अंदर क्या नहीं जा पाएगा, ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे हम लोग उसको। तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा, उस मतलब उसका डीएनए निकालने वगैरह की बजाय हमें सीधा उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, डीएनए को डालना पड़ेगा। ठीक है, और प्लांट तो अच्छा होस्ट हो ही नहीं सकता। इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टेक अप द प्लाज्मिड, द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट टू मेड कंपोनेंट टू द सेल by DNA. This is done by treating them with a specific concentration of divalent cation such as calcium, which increase the efficiency of DNA enter in the bacterium through pores of its cell wall. तो बात की एक बात हम आपको बताएं, आप आपको कोई काम करना है या आपके मतलब आपकी देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एक सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। मतलब मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे अभी मैं आपको बोलूं, जैसे अपन ने एक दिन बात डिस्कस कर रहे थे कि दूध निकालना किसको आता है, ठीक है। तो उन सब लोगों में से बहुत सारे लोग थे जिनको दूध निकालना आता है। तो जिनको निकालना आता है उनकी तो काम क्या हो गया, लविंग फॉर्मेट में हो गया, मतलब वो उसको इजीली क्या कर लेंगे, स्मूथली कंडक्ट कर लेंगे। और जिनको नहीं आता है उनके लिए चैलेंज हो गया। अब यहाँ पे जब हम होस्ट की बात कर रहे हैं, तो इस बात का जो भी मैंने बताया और इस बात का होस्ट वाली बात का, दोनों का आपस में कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं तो आप लोग समझना। जिस होस्ट के साथ में मतलब आप दूध निकालने जाते हो, तो जो भैंस है वो पहले उस व्यक्ति को पहचानेगी ना, तब जाके उससे दूध निकलवाएगी। अगर वो भैंस उस आदमी को नहीं पहचानती है तो दूध नहीं निकलवाती है।
ऐसा सबसे बड़ी समस्या आती है देश के धड़कन में, हमारे हिंदुस्तान में। वैसे लाते घुसे मारती है, लोग परेशान रहते हैं, दूध हर कोई इससे निकलवाती है। तो यहाँ पे कंपनटेट का मतलब होता है कि जिस होस्ट के अंदर हम लोग प्लाज्मिड डाल रहे हैं, पहले वो उस प्लाज्मिड के साथ में मतलब क्या होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। कंफर्टेबल होना चाहिए प्लस मतलब उसके लिए रेडी होना चाहिए कि उसको अगर उसके अंदर उसको डाला जा रहा है तो उसमें वो प्रॉपर तरीके से क्या कर पाएगा, वर्क कर पाएगा। अगर वो जो हमारा प्लाज्मिड उस होस्ट के अंदर जिसके अंदर हम उसको डाल रहे हैं, अगर वो अपने वर्किंग प्रोसेस वो वर्क नहीं कर पा रहा है, तो फिर किस काम का, अगर हमने उसको उसके अंदर डाला भी सही तो कोई मतलब तो निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको कंपनटेंट का मतलब ये है कि उसको सुटेबल बनाएंगे। सुटेबल बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग अलग अलग मेथड हमारे द्वारा यूज की जाती है। जैसे देखो यहाँ पे आप लोग आखिरी की लाइन में देखो उसने क्या लिखा हुआ है, दिस इज डन बाय। ये देखो उसको कंपनटेंट कैसे बनाएंगे, हम लोग डीएनए को कंपनटेंट कैसे बनाएंगे। ये जो 9.2.3 लिखा हुआ है, इसकी सेकंड लाइन से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट मेड टू कंपनटेंट टू टेक डीएनए। मतलब बैक्टीरियल सेल को ऐसा बनाया जाएगा जो उस डीएनए को क्या कर सके, रिसीव कर सके। तो इसको कैसे करा जाएगा, दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विथ ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटाइन। हम लोग उस सेल को क्या करेंगे, एक स्पेशल कंसंट्रेशन वाले डाइवेलेंट कैटाइन के साथ में उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। अब वो स्पेशल डाइवेलेंट कैटाइन कौन है, हमारा कैल्शियम है। और जो कैल्शियम क्या करेगा, विच इंक्रीज द एफिशिएंसी विथ डीएनए, विच इंक्रीज द एफिशिएंसी विथ विच डीएनए एंटर इनटू द बैक्टीरियल सेल। मतलब ये जो डाइवेलेंट कैटायन है, जब उस बैक्टीरियल सेल के ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये उसमें क्या कर देगा, पोर्स बना देगा। क्या बना देगा, पोर्स। तो जब हम लोग उसके अंदर डीएनए को ऐड करवाना चाहेंगे तो इजीली क्या हो जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है। तो इसको मैं, आप मेरे नोट्स जो मैंने आपको सेंड करे हैं, अब उस नोट्स की बात करता हूँ। उस नोट्स में आप लोग आ जाओ, कहाँ पे आओगे आप लोग, एक्चुअली एक्चुअली हाँ हाँ एक्चुअली हाँ, ठीक है ठीक है। ये कंपनटेंट होस्ट जो लिखा हुआ है ना, होस्ट इज इक्वल टू इकोलाई माइनस प्लाज्मिड। ये वाला पेज खोल लिया आप लोगों ने, ये वाला पेज। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात करी है कि कंपनटेंट का मतलब होता है उसको लाइक बनाना। तो यहाँ पे मैंने बोला कि डीएनए हाइड्रोफिलिक होता है ना, किसी भी सेल बैक्टीरियल सेल के साथ में डायरेक्टली नहीं जाता है। तो डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सर पेज नंबर क्या है? समझ में आ रहा है कि पेज नंबर नहीं, मैं मेरे नोट्स की बात कर रहा हूँ जो मैंने आपको सेंड किए। पेज नंबर की अगर आप बात करोगे तो पेज नंबर 170, एनसीईआरटी के हिसाब से पेज नंबर 170 और 171। और मेरे नोट्स के हिसाब से आप लोग कंफर्ट बोलते हैं, ढूंढो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंफर्मेंट। क्या बोलते हैं उसको, Okay. ट्रांसफरमेंट, नॉट कंफर्मेंट। तो अब मेरी बात सुनो। अभी मैंने आपसे हाइड्रोफिलिक पूछा, लेकिन मेरी बात सुनो भैया कि ये जो डीएनए है वो किस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस क्यों नहीं कर पाता है, पोटेंशियल है कि नहीं है, ये अपने को आइडेंटिफाई करना होता है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन, एक सेकंड के लिए सुनना, सेल मेम्ब्रेन होती है हाइड्रोफोबिक। वो काहे से बनी होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड से बनी होती है। और ये डीएनए क्या है, हाइड्रोफिलिक है। तो ये उस प्रोटीन और लिपिड का क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, इस बैक्टीरियल सेल को कंपनटेंट बनाना पड़ेगा, मतलब लाइक बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे जो वेक्टर हमारे द्वारा लिया जा रहा है, उस वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, पहले एक उसको पुट करेंगे आइस पे। हमारा जो वेक्टर है, वेक्टर कौन, मतलब प्लाज्मिड। उस प्लाज्मिड को आइस पे डालते हैं, और आइस पे डालने के बाद उसको हीट शॉक किया जाता है 42 डिग्री सेल्सियस पे। प्लाज्मिड लिया और उसको पहले हम लोगों ने क्या करा, बर्फ पे रख दिया, बिल्कुल ठंडा कर दिया, ठंडा। और ठंडा करने के तुरंत बाद हम लोग उसको क्या देंगे, हीट स्ट्रोक देंगे। और कितना हीट स्ट्रोक देंगे उसको, 42 डिग्री सेल्सियस पे। और ऐसा करने से ये जो हमारा वेक्टर है और जो बैक्टीरिया है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। अब हम लोग बैक्टीरिया के साथ में क्या कर रहे हैं, इकोलाई के साथ में, मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि हम लोग इस इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर कैल्शियम क्या कर रहे हैं, छिड़क रहे हैं। तो कैल्शियम जब उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये जो कैटायन मतलब कैल्शियम प्लस आयन होता है, जो क्या होता है, डाइवेलेंट होता है। ये क्या कर देता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट लेयर, उसके अंदर छोटे छोटे पोर बना देता है। क्या बना देता है, छोटे छोटे पोर।
और उस छोटे छोटे पोर बनाने की वजह से उसका वो जो प्लाज्मिड वाला डीएनए है वो डायरेक्टली उसके अंदर क्या हो सकता है, जा सकता है, इजीली उसके अंदर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। बात समझ में आ गई? मतलब अगर आपकी दूध भैंस नहीं 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 नहीं, आपकी भैंस अगर दूध नहीं निकाल रही है, निकालने नहीं दे रही है, तो आप क्या करोगे, कुछ खाने का लेके उसके पास जाओगे और उसको खिलाओगे जिससे वो आपके साथ आपके फेवर में आ जाए, आपको पिटाने लग जाए, धीरे धीरे काम आपका हो जाए, और फिर आप डायरेक्ट से क्या कर लोगे, दूध निकाल लोगे। तो यहाँ पे भी दरअसल क्या किया जा रहा है, वही किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, पहले उस होस्ट को कंपेटेंट बनाया जा रहा है, लाइक बनाया जा रहा है, और उसके बाद में हम लोग उसके अंदर क्या करेंगे, प्लाज्मिड ऐड करेंगे ताकि वो इजीली उसके अंदर क्या हो जाए, एंटर हो जाए। पहला कंसेप्ट क्लियर? हाँ या ना? हाँ। ओके। नीरज, विजेंद्र, संदीप, बलराम, ध्रुव को समझ में नहीं आया क्या? ध्रुव, अंकित? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब अपन बात करते हैं आगे। अब दूसरा प्रोसीजर क्या है हमारा? दूसरा प्रोसीजर हमारा ये है कि हम लोग एक और तरीका अपनाएंगे। क्या कौन सा तरीका अपनाएंगे? इसमें दे रखा है, दिस इज नॉट ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल इन अ मेथड इज नोन एज माइक्रो इंजेक्शन। ये अभी अपन ने जो किया, इससे भी प्लाज्मिड को उसके अंदर एंटर किया जा सकता है। इसके अलावा अब हम तो भाई साहब रहे ह्यूमन बींग्स, हमारा तो काम ही है कि हम दुनिया को अपने हिसाब से क्या करना चाहते हैं, हैंडल करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने एक चीज बनाई जिसको नाम दिया गया माइक्रो इंजेक्शन। सो यहाँ पे माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू क्या किया जा रहा है, इस माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू इस फॉरेन डीएनए को होस्ट के अंदर डाला जाता है। तो कैसा डाला जाता है, इसकी डिस्कवरी करी थी जोसेफ, एक साइंटिस्ट था, जेफरी। जेफरी जो नाम का साइंटिस्ट था, उसने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। और ये बंदा था यूएसए का, जो ह्यूमन जीनोम सेंटर के अंदर काम करता है। तो उसने क्या किया, एक माइक्रो इंजेक्शन बनाया, और इस माइक्रो इंजेक्शन के अंदर इसने किसको डाला, प्लाज्मिड को डाला। और प्लाज्मिड को इसके अंदर डालने के बाद में, अब ये जो माइक्रो इंजेक्शन था, ये माइक्रो इंजेक्शन सीधा उसको क्या कर देता है, उस बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या कर देता है, इंसर्ट कर देता है। अब आप देखो इंजेक्शन कैसे काम करता है, इंजेक्शन हमारी बॉडी के अंदर ड्रग कैसे डालता है। तो वैसे उसने इस इंजेक्शन के अंदर क्या डाला, प्लाज्मिड डाला, और उसको ऐसे प्रेस कर दिया, जिससे वो किसके अंदर चला जाए, वो चला जाए बैक्टीरियल सेल के अंदर। इज दैट क्लियर? सर नहीं ये क्लियर? सेकंड वाला क्या है? देखिए, अरे यार क्या बातें करता है तू। माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, एक इंजेक्शन होता है। उस इंजेक्शन के अंदर हम लोग प्लाज्मिड को डालते हैं, उसके अंदर भर देते हैं, और फिर उसको उस इंजेक्शन को लेकर उस बैक्टीरिया को लगा देते हैं, जिसके अंदर अपने को उस बैक्टीरिया वो वाला जिस बैक्टीरिया के अंदर, जिस बैक्टीरिया के ऊपर या जिस बैक्टीरिया के अंदर हमें प्लाज्मिड को डालना है, तो वो सीधा नहीं जा रहा है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ऐसे निडल घुसाएंगे, तो निडल क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाएगी, और सीधा उस डीएनए को कहाँ पे डाल देंगे, प्लाज्मिड के अंदर छोड़ देंगे। नहीं पल्ले पड़ा? पड़ गया? सबको समझ में आया माइक्रो इंजेक्शन क्या है? आप, मैंने जो आपको नोट्स बना के भेजे हैं, उनको देखते जाओ। उनमें मैंने अपने हाथों से हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। तो माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, सुटेबल फॉर एनिमल सेल। माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल के लिए इजीली है, बाकी प्लांट सेल के लिए अच्छे से काम नहीं कर पाता हो। प्लांट सेल के लिए हम लोगों ने दूसरा काम कर रखा है। दूसरा काम करके कर रखा है, उसके लिए हमने एक बायोलिस्टिक, बायोलिस्टिक बोल दो या फिर जीन गन बोल दो, एक बंदूक लेंगे, और उस बंदूक के अंदर हम लोग किसको डालेंगे, प्लाज्मिड को डालेंगे। और प्लाज्मिड को डालने के साथ साथ में उसको क्या करेंगे, उसको टंगस्टन से आइसोलेट, मतलब क्या करेंगे, कोटेड करेंगे। देखो आप एनसीईआरटी को देखो, बहुत बढ़िया तरीके से लिख रखा है उसने। द अनदर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए एक दूसरी मेथड होती है जिसमें सेल्स आर बम्बार्ड विथ हाई वेलोसिटी, है ना, है ना, माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड विथ डीएनए। मेथड इज नोन एज बायोलिस्टिक और जीन गन। कोई भी प्लांट जो होता है, उस प्लांट के अंदर अगर आप लोग किसी प्लाज्मिड डीएनए को अगर डालना चाहते हो, तो कैसे डालोगे? डीएनए क्या है, सीधा उस प्लांट के अंदर घुस तो नहीं पाएगा। तो उस प्लांट के अंदर जो डीएनए आपका घुस नहीं पा रहा, उस केस में हम लोगों ने बनाई एक जीन गन। देखो मैं आपको समझा देता हूं, आपको डायग्राम आसानी से, थोड़ी सी स्क्रीन शेयर अपन करते हैं यहाँ पे। जीन गन क्या होती है?
ये दिखाई दे रही है, ये बात आपकी इस भाई के हाथ में है जिन गन, सबको नजर आ रही है। अब मैं आपके मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ, एक्शन नहीं देख पा रहा हूँ, बिकॉज मैं यहाँ सामने हूँ। दिख रही है तो अब सर। हाँ ना बोल सकते हो, स्क्रीन नजर आ रही है। हाँ। हाँ, Yes. तो हम लोग क्या करेंगे, यस सर। प्लाज्मिड को जिन गन के अंदर डालेंगे, और ये उस प्लाज्मिड को जिन गन के अंदर डालेंगे, और जो हमारा प्लाज्मिड है या डीएनए, उसको हम लोग टंगस्टन और गोल्ड से क्या कर देंगे, कोट कर देंगे। कोट कर देंगे मतलब उसके ऊपर लेयर चढ़ा देंगे, ताकि वो जब हाई वेलोसिटी से प्लांट के अंदर जाए तो क्या नहीं हो, डैमेज ना हो। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आ गया। यस सर, यस। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और देखो यहाँ पे इसने दो मेथड बताई है हमें। अब मैं आप लोगों को, देखो इसने कैसे डाला जाता है ये उसने बता रखा है, ठीक है। ये प्लांट सेल के अंदर जिन गन की मदद से क्या किया जाता है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। और आपको एक और चीज बता देता हूँ मैं, माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है। माइक्रो इंजेक्शन है ना मेथड और प्लाज्मिड। तो ये जरा देखना इधर, ये कितना बढ़िया सा डायग्राम बना हुआ है। ये माइक्रो इंजेक्शन है आपका, इसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं, प्लाज्मिड को डालते हैं, और ये सीधा उसको कहाँ पे पहुंचा देता है, सेल के अंदर पहुंचा देता है। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? यस बहुत सर। बढ़िया। अब चीजें बहुत आसानी से समझ में आ रही है आपको। ये देखो, और बढ़िया सा डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो अब तुम लोगों को आज यहाँ आने के बाद में ऐसा लगा कि तुम लोगों ने अभी तक बायोटेक्नोलॉजी में कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है? चलो ये तो अपन बात बाद में कर लेंगे, अभी तो अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इतना पढ़ाने के बाद में लगभग लगभग आपका जो बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोग एनसीईआरटी के ऊपर नजर मारोगे, तो एनसीईआरटी ने इसको क्या करा है, अभी कंप्लीट नहीं किया है। तुम बोलोगे सर आप बोल रहे हो कि इतना पढ़ने के बाद में लगभग लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। दरअसल अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, एनसीईआरटी ने, हाँ शांति लेगा तो सब समझ में आएगा। एनसीईआरटी ने हम लोगों ने जितने भी प्रोसेस अभी तक पढ़ी है, उन प्रोसेस को वन बाय वन क्या कर रखा है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है ना। देखो, जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है 9.3, प्रोसेसेस प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसने यहाँ पे क्या कर रखी है, प्रोसेस बता रखी है कि नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें कौन कौन सी मेथड यहाँ पे अप्लाई करना होती है। जो हमने अभी तक पढ़ा, वो पूरा चैप्टर पढ़ा, उसको अपन ने अपने तरीके से पढ़ा। हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने एंजाइम पढ़े, है ना, टूल्स पढ़े। उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्लोनिंग वेक्टर पढ़ा। और उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा, होस्ट पढ़ा। हमने इसको 3 हिस्सों में पढ़ा, है ना। एंजाइम कौन कौन से यूज होते हैं, उसके बाद में हम लोगों ने एंजाइम यूज होने के बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्लोनिंग वेक्टर पढ़ा। मतलब डिजायर्ड जिन को हम लोग कैसे किसके साथ में ऐड करेंगे, और यहाँ पे वेक्टर कौन सा हमें चाहिएगा, PBR322 वाला वेक्टर हमको चाहिएगा। फिर हम लोगों ने आखिरी में क्या पढ़ा, होस्ट पढ़ा। होस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, होस्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि उसके अंदर हम लोग उस वेक्टर मतलब उस डीएनए को डालेंगे, ताकि वो अपने आप को क्या करवा सके, ग्रो करवा सके। इतना पढ़ने के बाद में ये आपका बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एनसीईआरटी इसको क्या कर रही है, एनसीईआरटी इसको फिर से स्टेप बाय स्टेप हमको समझाने की कोशिश कर रही है। क्या कर रही है बेटा, स्टेप बाय स्टेप हमको समझाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दे रखा है, इसको उसने फर्दर अलग अलग हिस्सों में क्या कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है। जैसे आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना, डीएनए को कैसे आइसोलेट करेंगे। उसके बाद में दूसरा पॉइंट उसने दे रखा है कि उसको कटिंग कैसे किया जाएगा एक स्पेसिफिक लोकेशन से। फिर उसको एम्प्लीफिकेशन कैसे करेंगे, एम्प्लीफिकेशन करने के बाद में उसको इंसर्ट कैसे करेंगे, इंसर्ट करने के बाद में उसको ऑब्टेन कैसे करेंगे। ये ऐसे उसने उसको अलग अलग प्रोसेस में क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। तो हम इस चैप्टर के आखिरी पोर्शन, ठीक है, जिसका नाम क्या है हमारा, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये पढ़ते हैं। हाँ भाई संदीप, क्या डाउट है तेरा? सर डीएनए और जीन हमें पेरेंट्स से मिले हैं, फिर एक्स्ट्रा क्यों डाल रहे हैं उनको? अरे भाई साहब,
मेरी बात सुनो भैया, किसने क्वेश्चन पूछा है? पहले मेरे को नाम देखने दे इस भाई का। वीरेंद्र गुजर ने, हाँ वीरेंद्र ने पूछा। मेरी बात सुन कि तू वीरेंद्र है। अब हम चाहते हैं कि तेरे अंदर एक कैरेक्टर और आ जाए। किसका कैरेक्टर आ जाए तेरे अंदर? तेरे अंदर आए एक कैरेक्टर सुपरमैन का, है ना, या फिर कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर तेरे अंदर आ जाए, या फिर स्पाइडरमैन का कैरेक्टर तेरे अंदर आ जाए। तो भैया तेरे अंदर कोई भी कैरेक्टर कब आएगा? जब हम तेरी बॉडी के अंदर उसका डीएनए डालेंगे। अब तो स्पाइडरमैन को ही देख। स्पाइडरमैन क्या है? दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बायोटेक्नोलॉजी का। एक आदमी रहता है और उसको स्पाइडर क्या कर लेता है? काट लेता है। तो तुम लोग सोच के देखो कि हुआ क्या है। उस आदमी के डीएनए के साथ में किसका डीएनए जुड़ जाता है? मकड़ी का डीएनए जुड़ जाता है, तो स्पाइडरमैन बन जाता है। तो वीरेंद्र तुम भी हम स्पाइडरमैन बना सकते हैं। एक मकड़ी का डीएनए निकालेंगे और उस डीएनए को निकाल के तेरी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो तुम जैसे मुंह से कभी थूकेगा ना, तो तू क्या निकलेगा? वो निकलेगा सीधा मकड़ी जाला। समझ में आ गया? सब कुछ हो गया देख। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम, अच्छा ये स्पाइडरमैन वाला एग्जांपल अभी आपको जो है समझ में आया कि बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। उसके बाद में हमारा वो हल्क है, वो हमारा बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। कैप्टन अमेरिका, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के एग्जांपल है ना। साइबर्ग जो है बायोटेक्नोलॉजी के एग्जांपल है, अपन ने जो उस दिन बातें करी थी। हम लोग हमारा डीएनए क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज के अंदर डाल सकते हैं, या किसी भी दूसरे जानवर का डीएनए हमारी बॉडी के अंदर भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो किसी को बहुत बड़ा बहादुर बनना है, तो क्या करेगा? टाइगर और लायन का डीएनए लेगा और हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देगा। तो भाई साहब क्या हो जाएगा? बहादुर हो जाएगा वो, बहुत ताकतवर आदमी हो जाएगा वो, है ना। हाँ, तो आपको नियर फ्यूचर आपकी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस करना है, आप एक लैब वेब खोलो और वहां पे डीएनए निकालो, और उस डीएनए को निकाल के क्या करो? आप अपने बॉडी के अंदर डाल दो। आपके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाएगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी, अगर आप अच्छे साइंटिस्ट हुए थे। और अगर आपकी बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, साइड इफेक्ट हुआ, तो आप जानो। बोलो 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 बोलो। हम्म। इसका खर्चा, अब इसका खर्चा तो तुम लोग अंदाजा लगा लो। जैसे अपन 1 सेकंड, मुझे भी आज तक किसी ने क्वेश्चन पूछा नहीं, तो मैं आपको अंदाजा लगा के बता देता हूँ, है ना। अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, 50 मिलियन। एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट रेंज, ये दे इधर देख लो भैया। अगर आप इकोलाई के साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो 5 से 10 मिलियन डॉलर आपको आपको खर्च करने पड़ेंगे, है ना। क्या? 50 मिलियन का मतलब कौन है? 5 करोड़। 5 करोड़ नहीं हो, 50 मिलियन अमेरिकन डॉलर किसको बोलते हैं? 1 मिलियन में कितना? 10 लाख होता है। तुम लोगों को मिलियन बिलियन नहीं मालूम है क्या अभी? मालूम है ना, मिलियन बिलियन तो ट्रिलियन। फिर अब इस बात को भूल कैसे जाते हो? और ये अभी करंट तो 87 रुपीज चल रही है $1। तो मैं बताऊँ आपको, 50 मिलियन डॉलर, इन इंडियन अरे रुपीज। डॉक्टर नहीं रहे, डॉलर। हाँ, ये जब देख लो, ये सामने बता रहा है, ये काउंट कर लो भाई। हाँ ठीक, इकाई दाई सैकड़ा कर लो तुम लोग, तुम्हारे हिसाब से। इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 4 अरब 40 करोड़, 90,43,315 रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है। वो तो मैंने अरब अरब 4 अरब, 4 अरब 40 करोड़, 90,93,93,315 रुपए का खर्चा आएगा अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए। हाँ, आप बताओ कौन अपने आप को मॉडिफाई करना चाहता है? कोई नहीं।
संदीप माइक बोल बंद रहा है, करो, अपने संदीप माइक बोल रहा है बंद कि करो। भैया अगर आप लोग बायोटेक करोगे ना तो आप बेरोजगार नहीं हो, आपकी सैलरी बहुत अच्छी रहेगी, बिल्कुल अंडर 10%। और अगर आप इसमें जूनियर रिसर्च फील्ड में चले जाते हो, पीएचडी कर लेते हो, पीएचडी करके अगर आप इसरो इसरो में घुस जाते हो, तो आप है ना लाखों करोड़ों में के मालिक होगे भैया, ये बात बिल्कुल सही है। हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम लोग हमारे जीवन में क्या है सही जगह जा नहीं पाते हैं। आप लोगों की सबसे कम सब चीज ये है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन हो। हम लोग बायो लेके क्या सोचते हैं, डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर नहीं बन रहे तो फार्मेसी कर लें, फार्मेसी नहीं होता बीएमएस कर ले, बीएचएमएस कर लें, है ना, नर्सिंग कर लें, या बीएससी करके बीएड कर लें, है ना। तो इन चीजों से भी आगे की दुनिया है ना। नीट वीट के चक्कर में आत्महत्या मत करो। आप सबसे पहले बीएससी में एडमिशन लो, बीएससी कंप्लीट करो, फिर एमएससी कंप्लीट करो, फिर आप लोग एग्जाम दो, है ना, सीएसआईएम से कुछ एग्जाम होती है, और उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद में आप पीएचडी करोगे। तो पीएचडी के साथ साथ में आपको क्या गवर्नमेंट यहाँ पे आपको फीस भी प्रोवाइड करेगी, स्कॉलरशिप भी देगी। और जब आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी तो इसरो अपनी वैकेंसी निकालता है, इसरो अपनी वैकेंसी निकालता है, डीआरडीओ अपनी वैकेंसी निकालता है। तो आप उसमें फॉर्म डालो एज जूनियर साइंटिस्ट के फॉर्म में, और आप लोग जा सकते हो। और अगर आप ज्यादा टेक्निकल बंदे हो, ज्यादा आपके पास ज्ञान गणित है, तो आप अपने आप को अमेरिका में हवाले कर दो, नासा वालों के हवाले कर दो। फिर वो आपका अच्छे से इस्तेमाल भी करेंगे, मतलब आपका इस्तेमाल करेंगे, मतलब ये कि आपके टैलेंट का सही इस्तेमाल वहां किया जाएगा। और फिर आप तो अपनी सैलरी की तो बातें मत करो, लड़की भी तुम्हें अमेरिकन मिलेगी, इंडियन से शादी नहीं करनी पड़ेगी। तो बायो में बहुत स्कोप है, बस आपको पता होना चाहिए। चलो अब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं कि कल करेंगे। बोलो, आपकी आखिरी पार्ट बचा है इसका। आपकी इच्छा। तुम्हारी इच्छा आज की है कि कल की है? नहीं, ऐसे फुल गुब्बारे गुब्बारे मत छोड़ो इधर। जो बताओ आज करेगी कल कंप्लीट करें? आपकी इच्छा सर। मेरा मन ऐसा हो रहा है कि अपन इसको वीकेंड के साथ में खत्म करते हैं। नहीं ध्रुव गोली, कल खत्म करेंगे इसको। ओके। सर कल खत्म कर दो सर। हाँ तो कल ही तो खत्म करने की बोल रहा हूँ यार। अंकित, क्या नाम तेरा? अभिषेक यार, राजकुमार राजकुमार। राजकुमार बोल रहा है क्या? हाँ सॉरी। तो आवाज तो नीरज की आ रही है। नहीं, अभी मैंने वो बोला है। माइक दोनों चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अपन इसको कल खत्म करते हैं। कल अपने को दो प्रोसेस पढ़ने में आपको अभी बता देता हूँ। एक तो अपने को पीसीआई पढ़ना है। आइसोलेशन, आइसोलेशन तो हम लोग जानते ही हैं। आइसोलेट कैसे करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम। अब यहाँ पे क्या कर रखा है, एनसीईआरटी ने अलग अलग एंजाइम दे रखे हैं। अगर आपका बैक्टीरिया है तो आप लोग किसका इस्तेमाल करोगे? लाइसोजाइम का। और अगर आपका प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में से डीएनए को आइसोलेट करने के लिए हम क्या एंजाइम यूज करेंगे? सेल्यूलोज करेंगे। और अगर मान लो फंगी है, फंगी में से आपको डीएनए को आइसोलेट करना है तो काइटिनेज करेंगे। और अगर मान लो यूकैरियोटिक सेल है, मतलब यूकैरियोटिक सेल मतलब कौन? हम मतलब जानवर, जानवर मतलब कोई सा भी जानवर। तो अगर उसमें से निकालना है तो डिपेंड करता है कि आप निकालना क्या चाहते हो। या तो आपको दो एंजाइम यूज करने पड़ेंगे, प्रोटीएज और आरएनएस। ये प्रोटीएज और आरएनएस क्या कर देंगे? वो प्रोटीन और आरएनए को डीएक्टिवेट कर देंगे, अपना डीएनए क्या रहेगा? एक्टिवेट रहेगा, इसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों एंजाइम अप्लाई करेंगे, उसके बाद में हमारा क्या होगा? डीएनए आइसोलेट हो जाएगा। ये पहली प्रोसेस हो गई। अब दूसरी प्रोसेस क्या दे रखी है? दूसरी प्रोसेस दे रखी है उसने क्या दे रखा? कटिंग ऑफ डीएनए ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। हमारे पास में क्या है? डिफरेंट टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं? किसी भी डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से काटते हैं। जैसे हम लोगों ने हिंद सेकंड पढ़ा है, तो वो 6 वाला वर्ड जो लिखा हुआ है वहां से काटता है। बाम H1 कहाँ से काटता है? सीजी के यहाँ से काटता है। समा अलग अलग जगह से काटता है। फिर कटिंग हो गई, और उसके बाद में उसको क्या किया जाएगा? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन बाय यूजिंग, एम्प्लीफिकेशन तो भी अपन ने पढ़ा नहीं है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है पॉलीमर चेन रिएक्शन। मतलब अगर मान लो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? अगर कोई क्रिमिनल है और उसने क्राइम किया, मान लो एक आदमी ने किसी लड़की का रेप किया है, अब वो भग गया, उसका कुछ भी नहीं बचा, पर लड़की ने उसको क्या कर दिया? ऐसे स्क्रैच कर दिया। तो उसको जब उसने ऐसे स्क्रैच किया है, मैंने खुद को स्क्रैच किया, तो हमारे नाखूनों में क्या हो जाता है? स्किन का छोटा सा पार्ट आ जाता है। और अगर स्किन का छोटा सा पार्ट भी आ गया तो उसके अंदर क्या आ गया? डीएनए आ गया। और उस डीएनए को हम लोग क्या करेंगे? एक सेगमेंट से उसकी बहुत लंबी उसकी क्या कर सकते हैं? हम लोग कॉपी बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पीसीआर। पीसीआर मतलब
पॉलीमर चेन रिएक्शन। पीसीआर हमारे साथ में अभी कोविड में बहुत हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं होगा। आरटी-पीसीआर टेस्ट हो रहा था, तो उसमें क्या किया जा रहा था, उस बैक्टीरिया उस वायरस का क्या निकाला जा रहा था, डीएनए। और उस डीएनए को निकालने के बाद में क्या किया जाता है, उसको पूरा एम्पलीफाई करते, उसको लंबा चौड़ा करके उसमें देखते हैं कि हमारे डीएनए में क्या डिफेक्ट हुआ है। ठीक है, ये प्रोसेस है। तो पीसीआर आपको कल समझा दिया जाएगा। और लास्ट वाली जो प्रोसेस है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, जो भी बोलते हैं वो अपन कल ही बोलेंगे। ठीक है, लास्ट वाला टॉपिक क्या रहता है इसका, एक्चुअली हाँ, ये बायोरिएक्टर्स दे रखे ना, बायोरिएक्टर्स, बायोरिएक्टर दे रखे ना। हाँ, बायोरिएक्टर, इनका क्या यूज होता है और उनको क्यों यूज किया जाता है, अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं कल। तब तक देखते और सुनते रहिए विविध भारती। जय हिंद। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट सर। फिर आज किस किस को रोका था? सब साइंस का एक भी रुका कोई नहीं। है।